हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इस वीडियो में हम 2 से 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये किसी भी तरह का आपको बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन पकड़ के बिल्कुल भी नहीं चलना है। ये सब चीजें जो है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो आप इन स्टॉक्स को अपने रडार पे जरूर रख सकते हैं, लेकिन अगेन हमेशा की तरह याद रखना, ये कोई बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 से ही शुरुआत कर लेते हैं। आज के दिन भी जैसे तैसे जो है, जहां से शुरू हुआ वहीं पे क्लोज देने में कामयाब रहा निफ्टी 50। पिछले 5 दिनों की बात करें तो एक ही रेंज में घूम रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिटाई जो है निफ्टी 50 में हो चुकी है। 6 महीने की भी बात करें, 6-7% की गिरावट है। 1 साल की भी बात करें, जो जितने भी रिटर्न थे सब वाइप आउट हो चुके हैं। एंड टॉप लेवल से देखें तो 12-13% जो है निफ्टी 50 जो है क्रैश हो चुका है। लेकिन इस वीडियो में हम ज्यादातर जो है मिड एंड स्मॉल कैप शेयर्स के बारे में ही ये वीडियो होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, ये तो निफ्टी 50 था। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, ये S&P BSE स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है, इंडेक्स है। तो इसको आप देखेंगे 5 दिन में 3-3.25%, 1 महीने में 15-16%, 6 महीने में 18-19%। 1 साल की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि जो रिटर्न्स पॉजिटिव में थे वो नेगेटिव में आ चुके हैं। एंड टॉप लेवल से 22-23% ये क्रैश हो चुका है। एंड 5 साल की बात करें तो अगेन लॉन्ग टर्म आप जितना जाएंगे उतने ही अच्छे आपको रिटर्न्स मिलते हैं। वैसे ही मिड कैप भी देख लेते हैं। तो 5 दिन में नॉर्मल सी गिरावट, 1 महीने में 9-9.25%, ठीक है, 6 महीने में 16-17%। 1 साल की बात करें तो इसने भी अपने सारे रिटर्न्स को वाइप आउट कर दिया है जो भी इसने पिछले साल में कमाए थे। एंड 13% ये सॉरी लगभग लगभग 20% ये भी अपने टॉप लेवल से करेक्ट हो चुका है। तो देखिए, ऐसी मार्केट में वैसे भी स्मॉल एंड मिड कैप हमेशा से ही रिस्की रहते हैं। एंड इसका भी अगर 5 साल का देखें तो अगेन एकदम क्लीन चार्ट पैटर्न है। लेकिन ऊपरी अगर आप एकदम टॉप लेवल पे आए हैं तो आपको पेन जरूर यहाँ पे झेलना ही पड़ता है। तो चलिए, आज हम 2 से 3 स्टॉक्स जो काफी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, एंड मैंने ऐसे शेयर्स को लिया है जो थोड़े जिनकी पब्लिक शेयर होल्डिंग थोड़ी कम है, यानी कि वहां पे पब्लिक जो है कम पैसा कम वहां पे शेयर होल्डिंग देखने को मिल जाती है। एंड डेट फ्री भी हो लगभग लगभग, या तो डेट फ्री ना भी हो तो इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हो, यानी कि हेल्दी बैलेंस शीट वाले, हेल्दी ग्रोथ वाले, एंड बिजनेस भी जिनका बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म वाला हो, ऐसे बिजनेसेस को मैंने पिक किया। तो चलिए इसी संदर्भ में पहली कंपनी को हम यहाँ पे उठा लेते हैं। पहली कंपनी का नाम है, इस कंपनी का नाम है PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आप देख ही सकते हैं, तो आज के दिन तो लगभग लगभग स्टॉक ग्रीन में बंद हुआ। 5 दिन की बात करें गिरावट, 1 महीने की बात करें गिरावट, 6 महीने की बात करें तो 27% क्रैश, 1 साल की बात करें तो अपने टॉप लेवल से देखें तो लगभग लगभग 32% ये डाउन है। लेकिन एक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग, डिसेंट, साउंड कंपनी है। एंड 5 साल की बात करें तो पैसा डबल करते हुए जरूर देखने को मिल रही है। 5 साल में लगभग लगभग 100% के रिटर्न। अगर 100% का मतलब होता है 5 साल में कि आपका पैसा डबल हो जाता है, ठीक है। और उसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखें, इस कंपनी का एकदम खूबसूरत चार्ट पैटर्न आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि ये किस सेक्टर में काम करती है। तो ये एग्रोकेमिकल सेक्टर में काम करती है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ leading player in the agrochemical space, having strong presence in both domestic and export market। तो डोमेस्टिक भी इनका अच्छा खासा बिजनेस है, एंड ये एक्सपोर्ट भी करते हैं उस चीजों को। इट हैज अ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज इन गुजरात, हैविंग इंटीग्रेटेड प्रोसेस डेवलपमेंट टीम विद इन हाउस इंजीनियरिंग एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद बिजनेस सेगमेंट की भी बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकेमिकल CSM एक्सपोर्ट, पहला तो एग्रोकेमिकल ही है। 96% इन FY24 था वर्सेस 100% इन FY24। तो अच्छी बात है, धीरे धीरे ये अपना जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाई ज्यादा करते जा रहे हैं। उसके बाद एग कैम CSM export, the company specialize in custom synthesis and contract manufacturing of chemicals which includes techno commercial evaluation of chemical processes। तो अलग अलग प्रकार के केमिकल्स को ये एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एज ऑफ Q1 FY25 the company has a CSM export order book of 1.5 billion डॉलर्स की है, जो कि काफी अच्छे से ग्रो हुई है। द सेगमेंट ग्रू बाय 19% ईयर ऑन ईयर इन FY24, ड्रिवन बाय 18% वॉल्यूम एंड 1% प्राइस ग्रोथ, वाइट इट ग्रू 26% ईयर इन FY23, ड्रिवन बाय 11% वॉल्यूम एंड 15% प्राइस ग्रोथ। तो यहाँ पे अभी प्राइस ग्रोथ थोड़ी कम हुई है, लेकिन अगेन वॉल्यूम ग्रोथ
दोनों ही ईयर्स में अगर आप देखें तो शानदार जरूर यहाँ पे 18% की थी, ठीक है, और यहाँ पे 11% की थी। तो वॉल्यूम्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि प्राइस पहले इन्होंने अच्छा इंक्रीज हुआ था प्राइस ग्रोथ, लेकिन यहाँ पे 1% का, लेकिन आने वाले टाइम पे ये अच्छा कर सकते हैं। ओवर द 70% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ केम फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट्स, तो न्यू प्रोडक्ट से ही ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद डोमेस्टिक एग्री ब्रांड्स भी ये करते हैं। द कंपनी इज एंगेज इन द एवोल्यूशन एंड ट्रायल्स regulatory services and registration and marketing and distribution of various insecticides, fungicides, herbicides, तो अलग अलग प्रकार के जो भी खेती में एग्रो में यूज होते हैं उनको भी ये प्रोड्यूस करते हैं। तो न्यू ब्रांड लॉन्चेस भी इन्होंने 2024 में किए थे, जो कि अच्छी बात है। एंड जो दूसरा एक और वर्टिकल फार्मा सेक्टर में भी इन्होंने एंट्री मारी है, जो कि एक अच्छी बात है, यानी कि ये अपने जो रेवेन्यू है उसको अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। द फार्मा सेगमेंट कॉम्प्रोमाइजेस कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव की स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट्स यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो अच्छी बात है, इन्होंने इससे रिलेटेड एक्विजिशन भी आई थिंक किया था, ठीक है। तो उसके बाद कहां से पैसा कमाते हैं वो भी आपको दिख जाएगा। नॉर्थ अमेरिका से 44% FY24 में था, जो कि FY22 में 31% था, तो वहां पे बिजनेस बढ़ा है। एशिया में भी देख सकते हैं, इंडिया में कितना काम कर रहे हैं, यूरोप में, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में। तो ये सारी ज्योग्राफिकल वाइज इनका स्प्लिट है कि कहां से पैसा कमाते हैं। तो बात कर लेते हैं कि कहां पे इनके एक्सपोर्ट कहां पे करते हैं। यूएसए, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, द यूके। तो बहुत ही अच्छे तरीके से डाइवर्सिफिकेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें, 15,000 से भी चैनल पार्टनर्स है। एम मैनेजेस 25 यूनिक स्टॉक पॉइंट्स फॉर इट्स ब्रांड PIIL एंड 22 फॉर इट्स ब्रांड जीवाग्रो, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2 कैपेक्स के ऐलान भी करके रखे हुए हैं। द कंपनी प्लान्स टू कमीशन 2 प्लांट्स इंक्लूडिंग 1 डेडिकेटेड प्लांट एंड 1 मल्टी प्रोडक्ट प्लांट विद अप्रोक्सीमेटली 800 से 900 करोड़ कैपेक्स टू बी इंकर्ड इन द FY25। तो 800 से 900 करोड़ का कैपेक्स भी ये करेंगे न्यू प्लांट्स के लिए, जो कि अच्छी बात है। तो इन 2020 द कंपनी कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ प्लांट हेल्थ केयर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने फार्मा में एंट्री मारी थी एक कंपनी को खरीद के, वो ये कंपनी है प्लांट हेल्थ केयर करके। फोकस की बात करें, ये सब चीजें आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं 48,000 करोड़ की कंपनी है, तो एक मिड कैप स्टॉक है, तो वॉलेटिलिटी उसमें उसी हिसाब से होगी। स्टॉक भी आप देख सकते हैं 28 का है। ROC काफी हेल्दी है, 20 से ऊपर का ROC काफी अच्छा डिसेंट माना जाता है। इंडस्ट्री पी की बात करें 23 का है, तो हल्का फुल्का महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं मैं कहूंगा। यहाँ पे क्विक रेशियो की भी बात करें तो अच्छा है। पैग रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे अंडर वैल्यू, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है, ठीक है। तो प्राइस टू बुक भी देखे 5 का है, लेकिन इंडस्ट्री का 2 का है, तो ठीक ठाक है, मिला जुला है, कोई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है और बहुत ज्यादा सस्ती भी नहीं है। एक ठीक ठाक प्राइस पे ही यहाँ पे देखने को, इसके जो पैरामीटर्स के हिसाब से देखने को मिल रही है। ROE भी 21 का काफी हेल्दी देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद पी रेशो का अगर चार्ट पैटर्न देखें पिछले 5 साल का, तो आप देख सकते हैं कि अपने एकदम लोअर वैल्यूएशन पे ये काफी इनका जो पी रेशो का चार्ट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि लगातार इनका पी जो है नीचे आ गया। एंड मीडियम पी की भी बात करें तो इनका 47 का है, इनका एक्चुअल जो चल रहा है 28 का है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक की काफी अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है एंड धीरे धीरे ये रीजनेबल वैल्यू पे आना शुरू हो चुका है। अगेन आपको याद दिला दूं कि आप इन स्टॉक्स को सिर्फ आपको रडार पे रखना है खुद की स्टडी पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके कॉम्पिटिटर की बात कर लेते हैं। PI इंडस्ट्रीज, UPL, आपको पता ही है UPL पहले नंबर 1 प्लेयर हुआ करता था, उसके बाद PI इंडस्ट्री ने इसको भी सरपास करके नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है, ठीक है। तो इस बार के नंबर भी देख सकते हैं दिसंबर 2024 के। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इस बार की सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम हुई थी, जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर पिछले प्रीवियस ईयर्स की देखें तो 8 की थी, 4 की थी, क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगेन पहले के अगर सारे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो हर जगह इस ईयर ऑन ईयर सेल्स इनकी डबल डिजिट में ही रहती थी। तो इस बार के नंबर अगर हम देखें, सीधा प्रॉफिट्स पे ही जम कर लेते हैं, तो 449 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे घट के 373 करोड़ पे आया था। 508 का भी 373 पे आया था। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि इनका प्रॉफिट्स तो जरूर कम हुए, लेकिन हाँ मार्जिन भी 29, 28, 27, हालांकि जो 25 के मार्जिन थे एक टाइम पे वो थोड़ा सा कम बैक यहाँ पे करते जरूर मिले। देखिए जून 2024 में जो 24 के थे वो 26 पे, फिर 29 पे, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जरूर है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से थोड़े से मार्जिन इनके हिट जरूर हो रहे हैं। लेकिन हाँ ये कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पैसा तो हमेशा कमाती ही रहती है,
ठीक है। और ऊपर से एग्रोकेमिकल में भी एक सेफ सेक्टर है। उसके बाद बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स देख सकते हैं आप पिछले 2-3 साल के 5,000, 6100, 7100, 8,000, 95। देखिए रिजर्व्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा जो है बुरे टाइम के लिए या ग्रोथ के लिए अलग से साइड में रखती रहती है। तो वो रिजर्व्स बढ़ना भी लगातार अच्छी बात होती है कि कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, तभी वो रिजर्व्स अपने बढ़ाती है। उसका फिक्स्ड एसेट्स की भी बात करें तो वो भी लगातार ग्रोइंग मैनर में है, वो भी एक अच्छी बात है। उसके बाद सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जंप कर लेते हैं, ईयरली बेसिस पे देख लेते हैं। 46% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस 18-18.5% है, डीआईएस के पास भी 27% की हिस्सेदारी है, एंड पब्लिक देखिए नॉट इवन 10% की भी शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पब्लिक के पास नहीं है। तो काफी वेल डाइवर्सिफाई ये कंपनी है, एंड एग्रोकेमिकल में भी है, तो काफी अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टॉक है। इसका बाकी चीजें भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसा कमाती है। एग्रोकेमिकल्स अभी फार्मा इनका काफी छोटा डिवीजन है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये उस पर भी अच्छे से काम जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी पहली कंपनी जिसका नाम था पीआई इंडस्ट्री। तो दूसरे स्टॉक के ऊपर हम आ जाते हैं जिसका नाम है इंडस टावर्स लिमिटेड। 5 साल में बहुत ही कम रिटर्न है। एक साल की बात करें तो 50% के रिटर्न, 6 महीने में गिरावट अगेन, क्योंकि स्मॉल मिड कैप टाइप का शेयर है। तो ये जो है कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है, एंड हमारे 5 ही मेन प्लेयर्स हैं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, बीएसएनएल, एमटीएल। तो पांचों के पांचों इन्हीं से सर्विस लेते हैं। जितने भी टावर्स वगैरह लगाए जाते हैं इन कंपनीज द्वारा, वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट इंडस टावर को ही मिलते हैं। एंड एक और चीज बता दूं, इंडस टावर जो है एयरटेल की ही एक सब्सिडरी है। अगर मैं इसको इंडस टावर को मैं आपको दिखा दूं तो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको 50% की हिस्सेदारी भारतीय एयरटेल की दिखेगी। तो आप कह सकते हैं कि एक भारतीय एयरटेल की ही कंपनी है। ठीक है, तो करती क्या है, इंडस टावर लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटर आलिया सेटिंग अप, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टावर, जिसके थ्रू हम कॉलिंग वगैरह चलाते हैं। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, इंडस टावर इज द प्रोवाइडर ऑफ टावर एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग सर्विस। इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनीज इन इंडिया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टावर्स एंड को लोकेशन ऑपरेटेड बाय द कंपनी. It provides access to its tower primarily to wireless telecommunication service provider on a shared basis under long term contract. तो long term contract तो obvious सी बात है, करने ही पड़ेंगे. उसके बाद हाई कस्टमर कंसंट्रेशन, भारती एयरटेल वी आर की कस्टमर ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टिंग contributing 80 to 85% total revenue. Apart from these two, BSNL, MTNL and Jio are also customers of the company. तो सारे के सारे इन्हीं के वो है। कोलैबोरेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल एक्विजिशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए, लेकिन बेसिक आप पढ़ सकते हैं कि हाँ भाई जितने भी टावर्स वगैरह है ज्यादातर इसी कंपनी की मोनोपोली जरूर देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी भी एक तरह से आप लार्ज कैप ही कह सकते हैं, लेकिन हाँ मिड लार्ज कैप हम इसको कह देंगे। 90,000 करोड़ की कंपनी, स्टॉक भी 9 का है, इंडस्ट्री भी 16 का है, पैक रेशो के हिसाब से भी सस्ती है, प्राइस टू बुक के हिसाब से भी काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि बीएसएनएल, टेस्ला, तो इन सब चीजों से थोड़ा बहुत ये डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, पिछले 5 साल का पी रेशियो देखें तो एक ही रेंज में घूमता रहता है। इसका वैल्यूएशन कभी बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, कभी एकदम लोअर पर चला जाता है, लेकिन अभी देखेंगे तो काफी लोअर वैल्यूएशन पे, काफी लोअर पी पे ये आ चुका है अपने इतनी पिटाई के बाद। अगर 10 साल का भी इसका चार्ट पैटर्न देखें तो लगातार नीचे नीचे ही आते हुए देखने को जरूर मिल रहा है। उसके बाद कॉम्पिटिटर की बात करें तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, 1100 करोड़ और कहा 90,000 करोड़। तो एक लार्ज मिड कैप टाइप की कंपनी। इस बार के नंबर देख लेते हैं, 1540 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो सीधा बढ़ के 4,000 करोड़ पे पहुंच गया था, एंड 3 महीने पहले जो 2224 का था वो भी 4,000 करोड़ पे ये प्रॉफिट पहुंच गया था, जो कि बहुत ही शानदार फिगर्स जो है देखने को जरूर मिल रहे हैं। एंड ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि एकदम से आप 50-100 कोई नई कंपनी आएगी तब इनको नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर स्टारलिंक जो कि टेस्ला इलॉन मस्क की कंपनी, अगर वो भारत में एंट्री मारते हैं, हालांकि वो तो सैटेलाइट के थ्रू देते हैं, अगर मे बी वो टावर्स के थ्रू भी जाते हैं तो मे बी हो सकता है इन्हीं को वो बिजनेस भी मिलते हुए देखने को जरूर मिल सकता है। अगेन जरूरी नहीं है कि शायद इन्हीं को मिले, पर चांसेस है कि हाँ भाई इन्हीं को मिल सकता है। 2020 से अगर बात करें प्रॉफिट्स की तो 3200, 3700, 6300, 2000 यहाँ पे डिप आया, उसके बाद फिर से कम बैक किया कंपनी ने 6,000, 10,000। तो अच्छी कंपनीज की यही खास बात होती है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 6,000 का सीधा 2,000 पे आया, लेकिन सीधा फिर 2,000 से फिर अगेन कंपनी ने जंप करके 6,000, एंड अभी ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 10,000 करोड़ पे कंपनी का प्रॉफिट पहुंच ही चुका है। तो काफी अच्छी बात है। रिजर्व्स की बात करें
19,000, 18,000, 24,000, 25,000 के रिजर्व है। कर्जा जरूर है 21,000 करोड़ का, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैनेजेबल जरूर है, क्योंकि रिजर्व भी कंपनी के पास काफी डिसेंट देखने को मिल रहे हैं। फिक्स एसेट्स की भी बात करें तो एसेट्स भी काफी हेल्दी देखने को मिलते हैं 41,000 करोड़ के। ठीक है, अब शेयर होल्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है, तो एज सच कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रमोटर्स 50%, एफआईएस के पास 26-26%, डीआईएस के पास 17-18% एंड पब्लिक अगेन देखिए कितनी कम शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक की भी यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि इन स्टॉक्स के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न ही बहुत कम है, तो इनके बारे में सवाल भी बहुत ही ज्यादा कम पूछे जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही स्टेबल बिजनेसेस जरूर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे जितने भी टेलीकॉम प्लेयर्स हैं इंडिया में सब इन्हीं के कस्टमर देखने को मिल जाते हैं। तो ये था हमारा सेकंड स्टॉक। अगेन याद दिला दूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इन स्टॉक्स को सिर्फ रडार पे स्टडी पर्पस के लिए तौर पे जरूर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये स्टॉक पिछले 5 साल में तो धुआंधार तेजी 132% के रिटर्न, लेकिन एक दिन की बात करें, 5 दिन की बात करें, एक महीने की बात करें, 6 महीने की बात करें, लगातार गिरावट। एक साल की बात करें अगर टॉप लेवल से देखें तो आधा ये स्टॉक लगभग हो चुका है। एक टाइम पे 1600 का प्राइस इसका पहुंच गया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए 1500-1600 के आसपास पहुंच गया था। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी की भी बात कर लेते हैं। तो पहले तो कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। तो बिजनेस जो है मैं आपको बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी शेयर मार्केट से रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं वो ज्यादातर आपने कई बार अगर आईपीओ में अप्लाई किया होगा, तो जब आप अलॉटमेंट देखने जाते होंगे तो कई बार आपको केफिन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे भी जाना पड़ता होगा, और वहां पे अपना पैन नंबर या आईडी से आप वहां पे देखते होंगे कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो सर्विस भी देती है। और जहां तक मेरे को रिसेंट याद है, जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, वो इसी कंपनी की वेबसाइट पे जाके वो चेक करने के लिए लिंक मिला होगा सबको। ठीक है, तो बिजनेस सेगमेंट की बात कर सकते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टर सॉल्यूशन, अकाउंट सेटअप, ट्रांजेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन, रिडम्पशन, ब्रोकरेज, कैलकुलेशन। तो ये सब चीजें जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड ही है। इश्यूअर सॉल्यूशन, आईपीओ, एफपीओ, एजीएम, ईएजीएम, ये सब चीजें। ग्लोबल बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस एजेंसी की बात कर लेते हैं। तो मार्केट से रिलेटेड जितने भी तरह के प्रोडक्ट होते हैं, उन सब में ये कंपनी जो है ये काम करते हुए देखने को जरूर मिल जाती है। ठीक है, तो आप ये चीजें भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना शेयर होल्डिंग, जितना जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या शेयर मार्केट हमारा बड़े पे बड़ा, जितने ज्यादा लोग आते जाएंगे, इन कंपनीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा मिलता ही रहता है। ठीक है, उसके मार्केट कैप की बात करें, अगेन बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, 13-14 हजार करोड़ की कंपनी है। स्टॉक भी 42 का है, इंडस्ट्री भी 43 का है, आरओसी काफी हेल्दी है 30% का, आरओई भी देख सकते हैं 24-24.5% का है। ठीक है, प्राइस टू बुक 11, इंडस्ट्री का 16 है। तो इस तरह के स्टॉक जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उनमें महंगे वो जरूर होते हैं। पी रेशो आप देख सकते हैं, एक टाइम पे जो 37-38 का था, वो एक टाइम पे 82 पे पहुंच गया था। हालांकि अब काफी डाउन हो चुका है अगेन, लेकिन अभी भी जरूर महंगा है। अब अभी भी एकदम लोअर वैल्यूएशन पे तो नहीं पहुंचा है, लेकिन ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचेंगे इस बारे में कि अभी तो जहां तक मुझे पता है 15-16 करोड़ डीमैट अकाउंट ही है, जब ये 32 करोड़ होंगे, 50 करोड़ होंगे, तो आप सोच ही सकते हैं किस प्रकार से ये कंपनियां आने वाले टाइम पे परफॉर्म कर सकती हैं। उसके बाद इसकी जो कॉम्पिटिटर है वो आप देख सकते हैं, बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स वगैरह। तो अगर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर की बात करूं तो कैम्स इसका एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर यहाँ पे जरूर हो सकता है। ठीक है, इस बार के नंबर की बात करें, सीधा प्रॉफिट पे जंप कर लेते हैं। 67 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2023 में था, जो बढ़कर सीधा 90 करोड़ का आ गया, और क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा फ्लैटिश था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही जंप थी। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ रहती है इनकी, बहुत ही दमदार सेल्स ग्रोथ जरूर देखने को मिल जाती है। उसके बाद रिजल्ट्स वगैरह की भी बात, पिछले 4-5 साल के नंबर भी आप देख सकते हैं। 9 करोड़ में कंपनी थी, 5 करोड़, फिर माइनस में कंपनी चली गई थी, उसके बाद 149, 196, 246, 322। तो लगातार बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रॉफिट जो है कंपनी कमाती ही जा रही है। उसके बाद रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। 1000 करोड़ के रिजर्व है, कर्जा 47 करोड़ का ना के बराबर है रिजर्व्स की आ गई। ठीक है, तो एसेट्स की बात करें तो वो भी 805 करोड़ के एसेट्स भी हैं। तो बहुत ही शानदार बैलेंस शीट है इस कंपनी की भी। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न 32 से 33% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास 25। आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे देख सकते हैं 24 का 25 कर दिया उन्होंने, 20 का 19, पब्लिक अगेन 22 है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इस पब्लिक में भी जाएंगे तो यहाँ पे भी दो बड़े शेयर होल्डर्स
बड़े बैठे हुए हैं, और इनको भी अगर माइनस करेंगे तो पब्लिक वही 10% के आसपास ही आ जाती है। तो आप देख ही सकते हैं तीनों ही काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, डिसेंट बिजनेसेस हैं, ऐसे बिजनेसेस हैं जो नियर टर्म में मुझे तो नहीं लगता कि खत्म ये कभी भी हो सकते हैं। ये आने वाले 5, 10 साल 15 साल में और बढ़ते ही रहेंगे और लार्ज स्केल पर ये पहुंचते ही रहेंगे। अगेन याद दिला दूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सब चीजें आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। बस इन स्टॉक्स को आप स्टडी पर्पस के तौर पे रडार पे जरूर रख लेना। आने वाले टाइम पे अगर इनमें और करेक्शन होता है तो आप इनको अच्छे से स्टडी कर लेना, क्योंकि देखिए स्टडी आपको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो अगर ये और गिर जाएंगे तो आपको डर लगेगा, लेकिन अगर आपने स्टडी कर रहा होगा तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स के बारे में हमें चर्चा करनी थी, तीनों ही स्टॉक्स को मैंने चर्चा कर ली है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सब्सक्राइब।